आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की अप्रोच सीखेंगे। तो वही अपना ग्रिड लगाते हैं। पहला सवाल है, इज इट रेस्पिरेटरी? दूसरा सवाल है, व्हाट इज द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट? तीसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट? कॉन्जेनिटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, न्यूप्लास्टिक, डिजेनरेटिव, मेटाबॉलिक, पैरालिटिक, एंकाइलोटिक, क्या नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट? चौथा, कॉज, अफेक्ट, एसोसिएशन। और आखिर में कि अगर ये सब कुछ ठीक से जवाब दे लिया तो देन व्हाट, करें क्या? तो वही 7 सवाल। पहला सवाल, इज इट रेस्पिरेटरी? अगर उसको कॉफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, बलगम आ रहा है, स्नीजिंग है, छींक आती है, ईयर पेन है, यूस्टेशियन कैटार हो गया, हेडेक है, साइनोसाइटिस हो गई, खांसी है, इसका मतलब लैरिंजाइटिस हो गई, लैरिंग्स, सांस फूलती है, वीज आती है, सीटी बजती है, सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस, ब्लड आता है खांसी में, हेमोप्टिसिस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि सिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंडिकेट करती हैं, जैसे कि ब्लू कलर हो जाता है, साइनोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है तो फ्लैपिंग ट्रेमर्स होने लगते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। डिसओरिएंटेशन हो जाता है, कोमा हो जाता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रिदम में और रेट में फर्क आ जाता है। पहले क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट फास्ट और डीप हो जाती है, जिसको कि हम लोग स्मॉल्स ब्रीदिंग कहते हैं। और उसके बाद रेस्पिरेशन इर्रेगुलर हो जाता है, जिसको हम लोग बिटॉट्स कहते हैं। उसके बाद कभी रेस्पिरेशन बढ़ता है और कभी घटता है, उसको हम लोग शीन स्ट्रोक कहते हैं। आखिर में रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकती है और जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। इनमें से कुछ भी अगर है तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ध्यान देना जो है वो आवश्यक हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू से दैट इज इट रेस्पिरेशन और नॉट। द सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट? तो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट समझने के लिए ये नोज है, ये होठ है, चिन है, तो ये नोज है। और ये जो है नोज के बाद ये माउथ है, ये ट्रैकिया जा रहा है, ये ट्रैकिया में दोनों तरफ ये लंग्स लगे हुए हैं। ये लंग के बीच में यहां पे हार्ट है, इस जगह पे। ये यहां पे चेस्ट वॉल है, सबसे नीचे डायफ्राम है, और इसको जो है वो नर्व्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, जो कि ब्रेन से आ रही हैं। और चेस्ट वॉल से और लंग्स के बीच में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, तो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट में ये हो सकता है कि पहले यहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए नोज में, जिसको हम लोग राइनाइटिस कहेंगे, इसमें छींक आती है। इसमें नेज़ोलैक्राइमल डक्ट फूटता है तो आंख में
जो है एलर्जी हो जाती है, जिसको हम लोग कहेंगे कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। इसके बाद ईयर में जो है यूस्टेशियन कैटार हो सकता है। यूस्टेशियन ट्यूब से ईयर में इन्फेक्शन चला जाता है। ये यूस्टेशियन कैटार में अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकती है, जो कि बाद में क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बदल जाती है, जिससे कि पर्दे में छेद हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लैरिंग्स आ गया तो खांसी, लैरिंजाइटिस हो जाती है। और लैरिंजाइटिस के बाद लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रैकिया, तो ट्रैकियाइटिस कहलाती है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ब्रोंकस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ब्रोंकाइटिस में आइटिस हो सकती है, ब्रोंकाइटिस। एस्थमा हो सकता है। एस्थमा के बाद ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकती है, मतलब ब्रोंकाई ब्रॉड हो जाते हैं और ब्रॉड और थिकेंड ब्रोंकाई हो जाते हैं, कैविटी बन जाती है ब्रोंकस की। उसके बाद एल्वेलाई इन्वॉल्व हो जाते हैं। एल्वेलाई में की जो डिजीज है उसको हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, उनके चारों तरफ फाइब्रोसिस होने लगती है, तो इससे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे राइट साइडेड पल्मोनरी वॉल में P2 एक्सेंचुएट हो जाती है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफिक हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, और फिर ये राइट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल फेल करता है तो इसमें एक तो सुपियर वेना केवा आ रही है यहां से, तो सारी नेक वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक इन्फियर वेना केवा जा रही है यहां से, तो यहाँ पे लिवर एनलार्ज हो जाता है, हेपेटोमेगैली हो जाती है। स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। फ्लूइड एब्डोमेन में भर जाता है, इसको एसाइटिस कहते हैं। और पैर में एडीमा हो जाता है, पीडल एडीमा हो जाता है। तो कभी भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज हो तो हमको ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं वो केयरफुली देखने चाहिए। तो दीज आर द वेरियस साइट्स विच कैन गेट इन्वॉल्व एंड वी मस्ट बी एबल टू डायग्नोज कि क्या क्या इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर मरीज में। इसके बाद जो तीसरा सवाल उठता है, तीसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लीजन। व्हाट इज द कॉज ऑफ लीजन? तो कॉज का ग्रेड है हमारा कॉन्जेनिटल हो सकता है। जब शुरू में पैदा होता है बच्चा तो लंग एक्सपैंड करता है, अगर उसमें सर्फेक्टेंट की कमी हो तो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एटिलेक्टेजिया। जब एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा तो बच्चा किस चीज में चला जाएगा? एस्फिक्सिया में चला जाएगा, एस्फिक्सिया नियोनेटोरम। इसके बाद ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। अगर हिस्ट्री ऑफ इंजरी है तो लंग के केस की अप्रोच बिल्कुल दूसरी हो जाती है, उसको हम लोग सर्जरी में स्टडी करेंगे। तीसरा जो है इन्फ्लेमेटरी हो सकती है। तो इन्फ्लेमेटरी जो भी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में या तो एलर्जिन है जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, या पॉल्यूटेंट है, जैसे कि स्मोकिंग में कार्बन पॉल्यूटेंट है, उससे एंथ्राकोसिस हो जाती है। जो लोग हे फीवर होता है, मतलब जो लोग भूसा और गेहूं का काम करते हैं उनको न्यूमोकोनियोसिस हो जाती है। तो ये पॉल्यूटेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा जो है वो माइक्रोब है। तो माइक्रोब में वायरस हो सकता है, ज्यादातर इन्फ्लुएंजा के सारे वायरसेस रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेंगू फीवर जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है, तो बैक्टीरिया से हम लोग निमोनिया होता है। निमोनिया अगर बायलैटरल है और ब्रोंकस में है तो ब्रोंको निमोनिया कहलाता है, ब्रोंको निमोनिया कहलाता है। और अगर
एल्वेलाई और ब्रोंकस दोनों में है और एक लोब में लिमिटेड है तो लोबार निमोनिया कहलाता है। इसके अलावा माइक्रोब में तीसरी चीज जो मेन है वो टीबी हो सकती है, जो कि रेजिस्टेंट भी हो सकती है और सेंसिटिव भी हो सकती है। पहले टीबी जो है ज्यादातर सेंसिटिव होती है, बाद में रेजिस्टेंट हो सकती है। तो टीबी यूजुअली लंग के अपेक्स को इन्वॉल्व करती है और अपेक्स में या तो कैल्सिफाइड लीजन